आज दुनिया के डिजिटल पर्दे पर एक शब्द किसी डरावनी फिल्म के टाइटल की तरह तैर रहा था। स्टोन एज, पाषाण युग। गूगल पर इसे लाखों बार सर्च किया गया। ट्रंप की धमकी करोड़ों कानों तक पहुंची, जिसमें उन्होंने ईरान को आदम युग में धकेलने की बात की, जिस पर ईरानी जनरल ने सीधे शब्दों में अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा, होश की दवा खाओ अमेरिका। जिस देश का अपना इतिहास महज 250 साल का है, वो 6000 साल पुरानी सभ्यता को खत्म करने की बात करता है। जब हम ईरान की 6000 साल पुरानी सभ्यता की बात करते हैं, तो ये केवल इतिहास की किताबों का कोई सूखा हुआ पन्ना नहीं है। ये उस पर्शियन प्राइड की बात है जिसने दुनिया को पहला साम्राज्य, पहला मानवाधिकार चार्टर और युद्ध की वो कला सिखाई जिसे आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाया जाता है। ईरान के जनरल्स का इशारा साफ है, जब अमेरिका का वजूद मानचित्र पर उभरा नहीं था, तब ईरान सूसा और पर्सेपोलिस जैसे शहरों से आधी दुनिया पर राज करता था। ये 6000 साल का अनुभव ही है जो ईरान को आज इस बात का हौसला देता है कि वो आधुनिक मिसाइल्स के आगे भी झुकेगा नहीं। उनके लिए युद्ध केवल जमीन की सुरक्षा नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता और अपनी पहचान को बचाने का एक पवित्र संकल्प है। ट्रंप जिसे पाषाण युग में भेजने की धमकी दे रहे हैं, वो देश सदियों से कई पाषाण युग देख चुका है। ईरान ने मंगोलों का आक्रमण झेला, सिकंदर की सेना का सामना किया और अरब के रेगिस्तानों से उठी लहरों को भी देखा। हर बार ईरान राख से किसी फिनिक्स की तरह उठकर खड़ा हुआ है। यही कारण है जब ट्रंप कहते हैं, मार दूंगा, काट दूंगा, नक्शे से मिटा दूंगा, और मारे गए लीडर्स, आप सोचिए, हमले के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई मारे जाते हैं। ईरान सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी, खामेनेई के एडवाइजर अली शाम खानी, IRGC के चीफ मोहम्मद पाकपूर, रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादे, आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मौसवी, बसीज फोर्स कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी। तो ये पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने यह साबित कर दिया कि उसकी ताकत उसकी फौज या लीडरशिप नहीं, बल्कि ईरान एक विचार बनकर युद्ध में डटा हुआ है। 6000 साल गहरी सभ्यता का DNA ईरान की नसों में दौड़ रहा है, और इसीलिए जब आज इस्फहान दहलता है तो ईरान विचलित नहीं होता, क्योंकि इस्फहान सिर्फ परमाणु केंद्र नहीं, वो ईरान की कला और संस्कृति का वो केंद्र है जिसे आधा जहान कहा जाता है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ट्रंप को बूढ़ा और बकवास कह रहे हैं। दरअसल एक आधुनिक शक्ति के अहंकार पर एक प्राचीन सभ्यता का यह करारा तमाचा है। वो संदेश दे रहे हैं कि हथियार तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन 60 सदियों का अनुभव और संघर्ष नहीं खरीदा जा सकता। We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. महायुद्ध में अब तक का सबसे बड़ा धमाका हो गया। महायुद्ध में अब तक का सबसे विध्वंसक, सबसे घातक, सबसे पावरफुल अटैक हो गया। इस महायुद्ध में पहली बार ईरान पर 5.5 मिनट हजारों टन बारूद बरसा। ये धमाके कैसे हुए, किस लोकेशन पर हुए, इसका पूरा चैप्टर खोले उससे पहले ट्रंप की वो धमकी सुनिए जिसके पेंटागन से रिलीज होने के चंद घंटे बाद ईरान में स्टोन एज का पहला टीजर रिलीज हुआ। Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. दुनिया भी ट्रंप की इस धमकी का मतलब समझ ही रही थी, और ईरान का आसमान आग के गोलों से भर गया। धमाके की लोकेशन, टाइमिंग और पोटेंसी क्या था, ये समझिए। जगह ईरान, लोकेशन इस्फहान, वक्त सुबह करीब 5 से 6 बजे। इजराइल का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। इस्फहान ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर, वो शहर जो तेहरान का न्यूक्लियर नर्व सेंटर है। इस्फहान वो जगह जहां इजराइल का दावा है कि ईरान दुनिया से चोरी छिपी
अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। घड़ी की सुइयों ने सुबह जैसे ही 5 बजे के कांटे को छुआ, सिर्फ 5 मिनट घड़ी की सुई 5 बार घूमी और इस्फहान की जमीन अंधाधुंध मिसाइलों से दहल गई। ये हमला इतना सटीक और इतना भीषण था कि ईरान का ये शहर बारूदी धुएं के गुबार में गुम हो गया। हमले के बाद कुछ लोगों ने कैमरे में महायुद्ध में हुए महाधमाकों को कैप्चर किया। इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के बाद इस्फहान में रुक रुक कर धमाके होते रहे। तस्वीरें देखिए, धड़कते शोरों के बीच लगातार धमाके हो रहे हैं। 5-5 सेकंड के अंतराल के बीच जोरदार धमाके से इस्फहान की धरती थर्राती दिखाई दी। इतने धमाके हुए कि गिनती करना मुश्किल। महायुद्ध में दुनिया ने इससे पहले ऐसी विध्वंसक विस्फोट की तस्वीरें नहीं देखी। महायुद्ध में इस महाप्रहार के बाद इजराइल ने दावा किया कि इस अटैक में ईरान की 150 मिसाइलें तबाह की। हालांकि इससे पहले इजराइल ने एस्टीमेट लगाया था कि ईरान के पास जंग लड़ने के लिए सिर्फ 300 से 400 मिसाइलें बची। ट्रंप की धमकी और धमाकों के बीच सवाल उठे, क्या इस्फहान में ईरान के हथियार डिपो में ये धमाके हो रहे हैं? क्या ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी पूरी तरह से नष्ट हो गई? क्या ये सिर्फ मिसाइलें थी या ईरान के परमाणु सपनों पर किया गया कोई गहरा प्रहार? अमेरिका के नजरिए से ये ईरान को पाषाण युग में भेजने का ट्रेलर है, लेकिन सबसे घातक हमले पर तेहरान खामोश नहीं है। ईरान के जनरलों ने पलटवार सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि शब्दों के तीखे और बारूदी बाण से किया। युद्ध का असली फैसला क्रांति के नेता और ईरान की जनता को ही लेना है। युद्ध बाकी बातों पर ध्यान मत दो, उन्हें नजरअंदाज कर दो, क्योंकि जंग ईरान के सुप्रीम लीडर के हाथों ही खत्म होगी। 250 साल के इतिहास वाला देश हमें 6000 साल पुरानी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे रहा है। अमेरिका होश की दवा खाए। ये सिर्फ ईरान का जवाब भर नहीं था, यह एक प्राचीन सभ्यता का आधुनिक सुपर पावर को खुला चैलेंज था। ट्रंप की पाषाण युग वाली धमकी के बहुत बड़े मायने हैं। इतिहास गवाया कि कैसे इंसान ने पत्थरों को रगड़कर आग पैदा की और इस तरह से सभ्यता की शुरुआत हुई। लेकिन परमाणु युग में पाषाण युग का मतलब विकास नहीं बल्कि संपूर्ण विनाश है। 6000 साल पहले पाषाण युग, जब न मानव सभ्यता विकसित थी, न बिजली थी, न इंटरनेट था। अमेरिका अक्सर कहता रहा है कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया, सुपर पावर की बात नहीं मानी, तो उसके पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, ईरान को अंधेरे में धकेल देंगे। पाषाण युग का नाम लेकर ट्रंप का इशारा उस अंधेरे की तरफ था जहां न बिजली होगी, न तकनीक, न संचार और न ही आधुनिक जीवन का कोई नामो निशान। The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. ट्रंप की इस धमकी का जवाब देने मुज्तबा का एक और सेनापति कैमरे पर आया, ट्रंप का मखौल उड़ाया, ट्रंप के दावों और धमकियों को अप्रैल फूल से जोड़ा, सुपर पावर के सुपर लीडर को बूढ़ा शेर तक बता दिया गया। चुप रहो बूढ़े इंसान, बकवास करना बंद करो। ईरान ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान के हमलों से बूढ़ा शेर खौफ में है। ईरान को कोई नहीं मिटा सकता। ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। ईरान अपनी रक्षा करना जानता है। ऐसी धमकियों से हमारा मनोबल कम नहीं होगा, बल्कि जीत के इरादे और बड़े होंगे। महायुद्ध में ट्रंप ने स्टोनेज वाला जो बम शब्दों के जरिए तेहरान पर फोड़ा, वो ईरानी मीडिया की सुर्खियां बन गए। बंद स्टूडियो में डिबेट होने लगी। कहा जाने लगा कि ट्रंप ने पाषाण युग की बात करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, जिससे पूरी दुनिया में ट्रंप और उनके बयान मखौल बनकर रह गए। ट्रंप कहता
ट्रम्प बेतुकी बातें करते हैं, बेतुकी बातों को बार बार दोहराते हैं, जिन्हें दोहराने के चक्कर में ट्रम्प इस जंग में बुरी तरह फंसे हुए हैं। ट्रम्प का भाषण, जिसे किसी तरह युद्ध के बीच उनका सबसे महत्वपूर्ण भाषण माना जा रहा था, उस भाषण में ट्रम्प ने कोई नई बातें नहीं की, पाषाण युग की बात की, जो संभव नहीं है। ऐसा बयान देकर ट्रम्प न खुद सिर्फ दुनिया भर में उपहास का पात्र बन गए, बल्कि अमेरिका की साख पर अब दुनिया उंगली उठा रही है। ईरान को ऐसी धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ईरान को पाषाण युग में भेजना ट्रंप का सिर्फ एक जुमला भर है, या फिर इस्फहान पर हुई वो अंधाधुंध बमबारी इस बात का सबूत है कि इंसान ने तरक्की तो बहुत कर, लेकिन विनाश के तरीके आज भी उतने ही क्रूर हैं। सवाल बड़ा है, क्या दुनिया वाकई एक नए अंधकार और विनाश की तरफ बढ़ रही है? क्या खाड़ी के आलीशान शहरों दुबई और रियाद ने अपनी बर्बादी का एडवांस बिल भर दिया है? सुनने में ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध में अब एक नया और खतरनाक फ्लिप आया है। सवाल बड़ा है, क्या अब अमेरिकी सैनिक अपनी जान की बाजी रियाद और दुबई के लिए लगाएंगे? और क्या ट्रंप ने इस युद्ध को एक प्राइवेट सिक्योरिटी का बिजनेस बना दिया है? एक तरफ सऊदी अरब और यूएई की एक छिपी हुई ख्वाहिश थी कि अमेरिका ईरान को सबक सिखाए, उसे उलझाए रखे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप का बिजनेस माइंडसेट है। ट्रंप का सीधा गणित है, हमारी फौज तुम्हारा पैसा। अमेरिका साफ कह चुका है कि इस जंग में उसके लिए खोने को कुछ नहीं बचा, तो फिर ये 3 हफ्ते की डेडलाइन क्यों? क्या अमेरिका अब सिर्फ इसलिए लड़ेगा क्योंकि खाड़ी के मुल्क इस युद्ध का पूरा खर्च यानी वॉर बिल उठाएं? ईरान ने साफ कहा कि अगर खाड़ी के देशों ने अपनी जमीन अमेरिका को दी तो हम खाड़ी का नक्शा बदल देंगे, वजूद मिटा देंगे। ईरान का इशारा सीधा है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो पलटवार सिर्फ वॉशिंगटन पर नहीं बल्कि उन कांच की इमारतों पर होगा जो दुबई और रियाद की शान है। यानी पैसा भी खाड़ी का, जमीन भी खाड़ी की और तबाही का मंजर भी उन्हीं के नसीब में। कचहरी में पेशी अब उस चेकबुक वॉर की जिसमें रईस खाड़ी के देश फंसे हुए हैं। कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी, कतर, ओमान, जॉर्डन, ये वो खाड़ी मुल्क हैं जो ईरान के प्रतिशोध का ताप झेल रहे हैं। ईरान खाड़ी मुल्कों को जंग से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था, क्योंकि ईरान के मुताबिक वो अपने साथी मुल्कों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन बात अस्तित्व की लड़ाई की है। इसीलिए ईरान कहता है, अगर साथी मुल्कों की जमीन पर अमेरिकी ठिकाने रहे तो उन्हें टारगेट किया जाता रहेगा। ईरानी सेना यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन और इजराइल पर तब तक बमबारी जारी रखेगी जब तक अमेरिकी आत्मसमर्पण नहीं कर देते। सुपर पावर होने का गुमान छोड़कर अपने हथियार ईरान के आगे नहीं डाल देना। ईरान युद्ध में अब अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें आवाज की गति से भी तेज चलने वाली हाइपरसोनिक और लेजर मिसाइलें शामिल हैं। क्लस्टर बम और गोला बारूद की हमारी सेना के पास कोई कमी नहीं है। अगर अरब देशों से हमले बंद नहीं हुए तो हमले और तेज और ज्यादा घातक होंगे। दुश्मन के हाथ ईरान के मिसाइल सेंटर्स तक कभी नहीं पहुंच सकते। ज़हमत शमा रा कम मिकोनीम। इस धमकी के बाद ईरान ने धमाकों की इंटेंसिटी बढ़ा दी। नए मिसाइल अटैक के साथ दावा किया कि उसने इस बार जॉर्डन में अजराक एयरबेस की तरफ ड्रोन अटैक किया। दावा किया गया कि इस एयरबेस पर अमेरिकी आर्मी मौजूद है। कहा जाता है कि ये जॉर्डन का सबसे अहम स्ट्रैटेजिक कमांड सेंटर है, जिसके जरिए अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों और ड्रोन को सर्विलांस के बाद हमले का आदेश जारी करता है। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका अब ये जंग क्यों लड़ रहा है? क्या यूएस को खाड़ी मुल्क युद्ध का बिल चुकाएंगे? दरअसल जब से ईरान वॉर का स्केल बढ़ा है, इसका दायरा बढ़ा है, तब से अमेरिका ईरान के खिलाफ अग्रेसिव एक्शन ले रहा है। इजराइल के भी दिन रात के हमले जारी हैं, लेकिन इसका जवाब ईरान भला कैसे? क्योंकि इसकी मिसाइलों की रेंज अभी सीधे अमेरिकी जमीन को टारगेट नहीं कर सकती। लिहाजा ईरान खाड़ी मुल्कों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करता है। ट्रंप कह रहे हैं, खाड़ी मुल्क मिलकर लड़ रहे हैं। And we are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain.
They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. Many Americans have been concerned to see the recent rise in gasoline prices here at home. This short-term increase has been entirely the result of the Iranian regime launching deranged terror attacks against commercial oil tankers in neighboring countries that have nothing to do with the conflict. This is yet more proof that Iran can never be trusted with nuclear weapons. मतलब ट्रम्प खाड़ी मुल्कों से कहते हैं कि देख, हम इसलिए हमले कर रहे हैं क्योंकि ईरान एटम बम बना सकता है, इसी पावर को खत्म कर रहे हैं। अगर उसने एटम बम बना लिया तो वो उसका इस्तेमाल जल्द करेगा। यानी दोस्ती के नाम पर बोले कि हम साथ हैं और फिर डर दिखाए। मगर इससे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहलवा भी दिया कि जंग मुफ्त में नहीं लड़ी जाती। ट्रम्प चाहते हैं कि अब एक फॉर्मूला लागू हो, सेना हमारी, पैसा तुम्हारा। यानी जंग हम लड़ेंगे, मगर खर्च तुम्हें उठाना होगा। Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. अब ये बात तो क्लियर है कि ट्रम्प के दिमाग में युद्ध की कीमत वसूलने का ब्लूप्रिंट तैयार है। लेकिन सवाल है, खाड़ी मुल्कों का सिस्टम क्या कहता है? क्या वो ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं? वो कौन है जो ईरान के खिलाफ बारूदी बटन ऑन रखने वाले हैं? और वो कौन है जो ईरान वॉर के पीछे इजराइल का हाथ देखते हैं? दरअसल सऊदी अरब और यूएई इस जंग में अमेरिका के साथ किसी न किसी तरीके से खड़े दिखते हैं। ये मुल्क मानते हैं कि ईरान के फन को कुचलने का यही आखिरी मौका है। उन्हें लगता है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने अब स्ट्राइक नहीं की तो फिर देर हो जाएगी। वहीं कतर और ओमान जैसे देश हैं जो न्यूट्रल। कतर तो यहाँ तक कह चुका है कि इजराइल की वजह से जंग हुई। जॉर्डन भी कह चुका है कि वो युद्ध का मैदान नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है ईरानी हमलों के बाद उसकी पॉलिसी बदल जाए। इसी तरह के हालात बहरीन के हैं, क्योंकि ईरान ने काफी मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। बहरीन क्या चाहता है, युद्ध या शांति? First, we have of course the सबसे पहले ईरान द्वारा कई क्षेत्रीय देशों पर किए गए हमलों का मुद्दा है, जिसमें मेरा देश बहरीन भी शामिल है। हम इसे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मामला नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय मानते हैं, क्योंकि इसकी सुरक्षा और आर्थिक परिणाम हमारे क्षेत्र की सीमाओं से परे है। इसीलिए ईरान का ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अगर अनसुलझा छोड़ दिया गया तो फिर ये एक सामान्य स्थिति बन जाएगी, जिसे हम दुनिया के दूसरे इलाकों में भी दोहराते हुए देख सकते हैं, और कोई भी ऐसा अपने क्षेत्र में होते हुए नहीं देखना चाहता। Nobody wants to see happen on their region. ट्रम्प कहते हैं ताकत से ही शांति आती है, और इसी ताकत की कीमत वो वसूलना चाहते हैं, और ये अमेरिका के लिए कोई नई बात भी नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1991 में जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ युद्ध लड़ा तो उस जंग का करीब $54 बिलियन का बिल सऊदी अरब, कुवैत और यूएई ने चुकाया था। इस बार का सिस्टम अलग दिखता है, लेकिन सऊदी अरब खरबों डॉलर लगाकर नियोम सिटी बना रहा है। लंबा युद्ध उसके प्रोजेक्ट को पलीता लगा सकता है। हालांकि युद्ध के माहौल में अमेरिका इन देशों को अरबों डॉलर के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट्स बेचता है। ये एक तरह से युद्ध का एडवांस पेमेंट ही है। ईरान कहीं नहीं जा रहा, हम कहीं नहीं जा रहे। आखिरकार हमें एक दूसरे के साथ रहना ही होगा, और ये हमारा पड़ोस है जहां हमारी सभी जनता, ईरान के 9 करोड़ जनता और खाड़ी के दूसरी ओर रहने वाली लाखों जनता आने वाली पीढ़ियों तक रहेगी। इसलिए हम मिलकर रास्ता खोज निकालेंगे। हम सभी पक्षों से बुनियादी ढांचे पर हमला ना करने की अपील करते हैं। इस इलाके के लोग इस युद्ध का हिस्सा नहीं हैं। इस क्षेत्र के लोग इस युद्ध का निशाना नहीं है, और न ही इस क्षेत्र के लोग इस युद्ध को भड़काने वाले हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि खाड़ी देश अब केवल अमेरिका के पाले में नहीं, उनके रिश्ते अब चीन और रूस से भी मजबूत हैं। वो अब ब्लैंक चेक देने के मूड में नहीं दिखते। चीन भी कहता है कि वो लेबनान को गाजा नहीं बनने देगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी ने क्षेत्र के लोगों को युद्ध में झोंक दिया है। इजराइल के लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन को बढ़ाने और तथाकथित बफर जोन का विस्तार करने से संघर्ष और बढ़ने का खतरा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कभी भी गाजा की त्रासदी को दोहराने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इजराइल को लेबनान से अपनी सेनाएं वापस बुला लेनी चाहिए और लेबनान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए।
इसका मतलब ये है कि चीन भी इस जंग को काफी करीब से मॉनिटर कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर वो ईरान के साथ भी खड़ा नजर आता है, जिससे लगातार तेल ले रहा है। एनडीटीवी की डेटा फाइट टीम के मुताबिक अमेरिकी हमलों और ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान के मुख्य तेल केंद्र खार्क द्वीप से बड़े टैंकर्स में तेल भरा जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि युद्ध के बीच खार्क में टैंकर्स में लोडिंग सामान्य तरीके से हो रही है। युद्ध से पहले जहां 2 टैंकर लोड हो रहे थे, वो संख्या अब 5 हो चुकी है। यानी ईरान अपने साथियों को तेल भेज रहा है और बाकी देश तेल के लिए मीटिंग कर रहे हैं। जैसे ब्रिटेन में हॉर्मुज रूट खुलवाने को लेकर मीटिंग हुई। खाड़ी मुल्क भी बेचैन दिखाई दी, इसलिए कहते हैं हॉर्मुज खुलना चाहिए। शुरूत ما برای خاتمه जंग कामिला रोशन। हॉर्मुज स्ट्रेट वास्तव में ईरान और ओमान के आंतरिक जल क्षेत्र में स्थित है, न कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में। इसीलिए यहाँ से आवाजाही के संबंध में ईरान और ओमान के हितों को ध्यान में रखना स्वाभाविक है। वर्तमान में हमारे नजरिए से हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला है, लेकिन ये उन देशों के जहाजों के लिए बंद है जो हमारे साथ युद्ध में है, जो कि स्वाभाविक भी है। युद्ध काल में हम अपने शत्रुओं को अपने आंतरिक जल क्षेत्र का उपयोग आवाजाही के लिए करने की इजाजत नहीं दे सकते। खाड़ी मुल्क अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी तेल और गैस वाली सप्लाई की नस ईरान ने दबाई हुई है। अगर जंग नहीं रुकती तो फिर पेट्रो डॉलर का सिस्टम खत्म हो जाएगा। तेल के नाम पर राज करने वाले मुल्क जमीन पर आ जाएंगे। यही वजह है कुछ युद्ध का बिल भरने को भी तैयार दिखते हैं, मगर चाहते हैं कि रूट जल्दी खुले ताकि उनकी इकोनॉमी की सांसें चलती रहें।